हेलो बच्चों, कैसे हैं। आसान फिजिक्स में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं लेक्चर 6, मोस्ट अवेटेड लेक्चर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर कूलाम्ब लॉ कब पढ़ाएंगे। ठीक है, मुझे मैसेज भी किए, तो मोस्ट अवेटेड लेक्चर कूलाम्ब लॉ। ठीक है, अच्छा जिन बच्चों को थोड़ा सा ये लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं सर आप इंग्लिश में ज़्यादा बोलते हैं, है ना, हिंदी में कम बोलते हैं। तो बेटा अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो सारी चीज़ों को अपन इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझिए, हिंदी में भी समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या? कूलाम्ब्स लॉ, कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब्स लॉ, कूलाम्ब्स लॉ, कूलाम्ब्स लॉ, या इसको हिंदी में अपन कहते हैं कूलाम्ब का नियम। क्या कहते हैं? कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम। अगर कूलाम्ब्स लॉ की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे कूलाम्ब्स, उन्होंने क्या किया, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, वो कैलकुलेट किया। तो क्या कहता है ये लोग, हमने ऐसे पढ़ा है कि दो सेम नेचर चार्ज होंगे, दोनों की नेचर सेम हो, प्रकृति समान हो, प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या होगा, या दोनों ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हों और दोनों नेगेटिव नेगेटिव हों, तो हमने पढ़ा था ये क्या करेंगे, रिपल्शन। क्या करेंगे? रिपल्शन, प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, रिपल्शन करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट नेचर है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन। क्या करेंगे? अट्रैक्शन। ऐसे क्या करेंगे, ये आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षण। ठीक है, ये आकर्षण बल लगाएंगे आपस में। कैसे? विपरीत प्रकृति के, अपोजिट नेचर और सेम नेचर के हो, समान प्रकृति के हो, तो क्या करेंगे, रिपल्सन। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। ठीक है, तो इसके आधार पर कूलाम्ब ने एक नियम दिया। क्या था वो नियम, कि हमने ऐसे माना कि ये दो आवेश हो गए Q1 और Q2, दिस इज Q1 एंड सेकेंड वन इज Q2। अब इन दोनों चार्ज में क्या होगा, या तो रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा, या अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा, या तो आकर्षण बल कार्य करेगा, या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, या तो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा या रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। अभी अपन ने देखा ना, सेम नेचर अपोजिट नेचर, तो हमने ऐसे कंसीडर किया कि ये दिस इज द चार्ज Q1 एंड सेकेंड वन इज दिस इज द चार्ज Q2। ये Q1 आवेश हो गया, Q2 आवेश हो गया। द सेपरेशन कितनी है दोनों के बीच की, R। दूरी कितनी है, R। कितनी है, R। तो अभी हमने देखा कि दोनों के बीच में या तो आकर्षण लग सकता है या प्रतिकर्षण, या तो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा या रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। तो ये लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between the charges। ठीक है, क्या कहा, according to this law दो चार्ज के बीच में क्या होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो according to this law the force of attraction or repulsion between any two static point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between the charges। कूलाम्ब का नियम क्या है, कूलाम्ब का नियम क्या कहता है कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण, समान प्रकृति के तो आकर्षण और विपरीत प्रकृति के तो, समान प्रकृति के तो प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आकर्षण। ठीक है, तो किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको अपन कहते हैं कूलाम का नियम। ये पहला समीकरण हुआ और ये दूसरा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 एवं 2 से, 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसे केस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, के क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अच्छा, अब दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब क्या होगा, नाउ द वैल्यू ऑफ k इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। यहां पे k का जो मान है वो अलग अलग मापन पद्धति में अलग अलग होगा। द वैल्यू ऑफ k इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे अगर अपन बात करें तो क्या लिखा, फॉर CGS सिस्टम, किसके लिए, CGS सिस्टम के लिए, CGS पद्धति के लिए। तो फॉर CGS सिस्टम k की वैल्यू क्या होती है, 1, k की वैल्यू 1। देन फ्रॉम इक्वेशन 3, तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 में हम k की जगह क्या लिखें, 1, k की वैल्यू को क्या लिखें, 1। तो k की वैल्यू को अगर अपन ने 1 लिखा तो F इज इक्वल टू क्या, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फोर्स आ गया, बल आ गया। यहाँ पे यूनिट क्या होती है फोर्स की, डाइन। क्या होती है, डाइन। ठीक है, सीजीएस में बल की यूनिट क्या होती है, डाइन। अब हम इसमें आगे बात करें तो फॉर एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं। फॉर एसआई सिस्टम, कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं। तो फॉर एसआई सिस्टम के क्या होता है, एसआई सिस्टम में के होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहां से अगर मैं देखूंगी k की वैल्यू क्या आएगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये एसआई में वैल्यू होती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, समीकरण 3 से, कहां से, समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो समीकरण 3 से, इक्वेशन 3 से आप क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल टू, k की वैल्यू क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स आ गया आपका, कौन से सिस्टम में है, ये एसआई सिस्टम में है। क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आई, फिर से देखें क्या पढ़ा अपन ने। According to this law, the force of attraction or repulsion between any two static point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between the charges। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के समानुपाती, मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, कांस्टेंट आ गया K, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी। तो यहाँ पे k की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 लिखेंगे। 1 लिखेंगे तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यूनिट क्या होगी, डाइन। नेक्स्ट एसआई सिस्टम की बात करें तो वैल्यू ऑफ k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। k का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r।
अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r लिख दी तो ये k क्या आएगा, यहाँ पे k की वैल्यू रखी अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन सर्टेन मीडियम। ये किसी माध्यम में बल लगेगा, कहां लगेगा, ये माध्यम में। इट्स वैल्यू इज ट्रू ओनली फॉर मीडियम। और यूनिट क्या आएगी, न्यूटन। इकाई क्या आएगी, न्यूटन। कब सत्य है ये, किसी मीडियम के लिए ट्रू है। किसके लिए ट्रू है, ट्रू फॉर मीडियम, माध्यम के लिए सत्य है। जब कोई आवेश किसी मीडियम में हो, मीडियम का मतलब मैंने कह दिया कि दो चार्ज को अपन ने किस में रख दिया, दो चार्जेस हैं उनको किस में रख दिया, वाटर में रख दिया, तो ट्रू है ये। एप्सिलॉन r अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि एप्सिलॉन r की वैल्यू जो है वो डिफरेंट मीडियम के लिए कैसे होती है, डिफरेंट होती है। अलग अलग मीडियम के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंट मीडियम के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ट्रू फॉर मीडियम। इतनी बात समझ में आई, आगे देखते हैं। इसके बाद देखें हम कि जो k है ये फॉर्मूला फोर्स का किसके लिए, मीडियम के लिए ट्रू है। किसके लिए ट्रू है, मीडियम के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम की बात करें, किसकी बात करें, एयर और वैक्यूम की, वायु या निर्वात की बात करें, किसकी बात करें, वायु की या निर्वात की बात करें, तो वायु या निर्वात की बात करते हैं तो फॉर एयर और वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन r है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। कितनी होती है, 1। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, यहां से देखें एप्सिलॉन r की वैल्यू अपन क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। एंड दिस वैल्यू ऑफ फोर्स इज ट्रू फॉर एयर और वैक्यूम। वायु या निर्वात के लिए सत्य है ये बल। और इकाई यहाँ पे भी क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी, न्यूटन। एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻⁹। इसका आंकिक मान जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ये जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है बेटा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कितनी, 9 × 10⁹। कितनी होती है, 9 × 10⁹। अगर ये वैल्यू 9 × 10⁹ होगी तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी तो यह जाएगा 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन एयर और वैक्यूम। ये बल का मान कब है, वायु में है या निर्वात में है, किस में है, एयर में और वैक्यूम में ट्रू है। इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। क्या होगी, न्यूटन होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे बात करते हैं अपन कुछ, इसके बाद कुछ और बात करते हैं। हमने देखो ये पढ़ा था कि जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है और एप्सिलॉन की वैल्यू आपने क्या पढ़ी, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या कहते हैं इसको अपन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी फॉर एयर और फ्री स्पेस। क्या कहते हैं, परमिटिविटी फॉर एयर और फ्री स्पेस। परमिटिविटी फॉर एयर और फ्री स्पेस, इसको कहते हैं परमिटिविटी फॉर एयर और फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी फॉर एयर और फ्री स्पेस। ठीक है, इसको कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको क्या कहते हैं, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तथा इसका आंकिक मान जो है वो होता है
8.85 न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और अगर अपन देखें तो यह आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बेटा जो एप्सिलॉन आर है, क्या है एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अगर अपन देखें कि एप्सिलॉन आर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, तो एप्सिलॉन आर को अपन कहते क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। एंड इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, इसका जो मान है वो अलग अलग पदार्थ के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। जैसे अभी अपन ने पढ़ा फॉर एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात, फॉर एयर और वैक्यूम वायु या निर्वात, उसके लिए कितना होता है इसका मान 1। ठीक है, फॉर प्योर मेटल और कंडक्टर, शुद्ध धातु या चालक के लिए, फॉर प्योर मेटल या और कंडक्टर, शुद्ध धातु या चालक के लिए कितना होता है, इनफाइनाइट। कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, फिर फॉर वाटर, प्योर वाटर 80। ठीक है, सम बुक्स इट इज आल्सो कंसीडर्ड 81। शुद्ध जल के लिए प्योर वाटर कितनी वैल्यू होती है इसकी, 80। तो एप्सिलॉन आर को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। और इसका मान अलग अलग पदार्थ के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। इतनी बात समझ में आई। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला आ गया एसआई में। कब, जब दो चार्ज कहां रखे हो, एयर और वैक्यूम में। व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, तो ऐसे भी कह सकते हैं इट इज ट्रू फॉर एयर, वायु या निर्वात के लिए सत्य है। ये कब है, मीडियम के लिए, जब दो आवेश, दो चार्ज किसी मीडियम में रखे हो। कहां रखे हो, किसी मीडियम में रखे हो, तब ये फॉर्मूला ट्रू है। इतनी बात समझ में आई। दिस इज द कूलम्स लॉ। ये हमारा क्या हुआ, कूलम का नियम हुआ। अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिनके बारे में अपन को पढ़ना है। एक तो सबसे पहले देखो एप्सिलॉन नॉट की अपन यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन आर को डिफाइन करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कूलम्स लॉ के बारे में हम ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये कैसे कैसे एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, कहां कहां ये लागू हो सकता है। तो अपन आगे बात करते हैं इसके यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की इकाई निकालनी है, ठीक है, और विमा निकालनी है। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, यूनिट डायमेंशन देखते हैं अपन, किसकी देखते हैं यूनिट डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट की क्या करेंगे, इकाई और विमा कैलकुलेट करेंगे। तो हमने लिखा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की हमें क्या करनी है, इकाई और विमा कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें फोर्स का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट करना है तो ये क्या आया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। अब देखो इसकी यूनिट देखें तो हमने पढ़ा था यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम। Q2 इसकी भी यूनिट कूलम, 4 पाई यूनिट लेस है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, एंड डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। तो आपकी यहां से यूनिट क्या बनी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए तो आपका फॉर्मूला अगेन क्या, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। ठीक है, चार्ज की यूनिट के, चार्ज की अगर डायमेंशन लिखें तो क्या बनेगी, 80। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, 80। दूसरे वाले की भी 80।
डिवाइडेड बाय 4 पाई क्या है, डायमेंशन लेस है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml t माइनस 2 एंड r स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे डायमेंशन में, l स्क्वायर। क्या लिखेंगे, l स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर t स्क्वायर मल्टीप्लाई किया दोनों का, यहां पे भी करेंगे तो आपका बनेगा m l क्यूब t माइनस 2। तो यहां से आपने क्या देखा कि जो डायमेंशन आई एप्सिलॉन नॉट की वो क्या है, ये m को लिखा तो आपका क्या बना m माइनस 1, ठीक है, l को l माइनस 3 एंड ये t ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, t4 a स्क्वायर। तो ये डायमेंशन आ गई आपकी, किसकी डायमेंशन आ गई है आपकी, एप्सिलॉन नॉट की। ये क्या आ गई, यूनिट आ गई, क्या है यूनिट, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या है, m-1 l-3 t4 a स्क्वायर। These are the unit and dimension of एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की क्या है, ये इकाई और विमा। इतनी बात समझ में आई। फिर देखो इसके बाद हमें डिफाइन करना है इसमें यूनिट चार्ज। किसको डिफाइन करना है, यूनिट चार्ज, इकाई आवेश को, इकाई आवेश को परिभाषित करना है। वी हैव टू डिफाइन यूनिट चार्ज, ठीक है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं डिफाइंड स्टैंडर्ड कूलम। क्या पूछ सकते हैं आपसे, डिफाइंड स्टैंडर्ड कूलम। ये कई बार पूछा गया है, क्या, डिफाइंड स्टैंडर्ड कूलम, या एक कूलम आवेश की परिभाषा लिखिए। क्या, एक कूलम आवेश की परिभाषा लिखिए, डिफाइन यूनिट चार्ज, ठीक है। तो देखो हमने जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, जो बल का फॉर्मूला पढ़ा है, वो पढ़ा है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कब है ये, हमने पढ़ा था भी, कब है ये फॉर्मूला, एयर और वैक्यूम में। कब है, एयर और वैक्यूम में। कब ट्रू है, वायु या निर्वात में। कब ट्रू है, वायु या निर्वात में। अब हम देखें एप्सिलॉन नॉट चाहिए अपन को, तो हमने एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजा तो ये बन गया चार्ज चाहिए अपन को, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने सबसे पहले देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ क्या होती है इसकी वैल्यू, 9 × 10⁹ 9 गुणा 10 की घात 9 अब इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं यहां पे एक कंडीशन लगा दूं, क्या, कि इफ, यदि Q1 इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, ऐसा हमने लेट किया, माना है ऐसा, सपोज दैट, ऐसा कंसीडर किया, क्या, कि इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, ये कंसीडर किया है हमने। अगर ये कंसीडर किया है एंड R इज इक्वल टू व्हाट, 1 मीटर। R कितना है, 1 मीटर है। तो आप अगर यहां से इसको सॉल्व करें एंड फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन, क्योंकि आपको 1 कूलम डिफाइन करना है ना, और अगर आपको 1 कूलम डिफाइन करना है तो यहाँ पे ये चार्ज किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। तो आपका ये फोर्स जो है वो मैंने 9 × 10⁹ इसलिए कंसीडर किया ताकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फोर्स की जगह ये वैल्यू रखी, बल की जगह ये वैल्यू रखी, क्या रखा, 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 9 × 10⁹। ये तो पहले ही था, ये फोर्स हमने कंसीडर किया है। और ये क्या है, Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर। और Q1 Q2 को भी आपने Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q माना है, और अगर आपने इसको Q कंसीडर किया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q × Q लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका Q² इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। Q² इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया।
आप इसको जो भी पढ़ा रहे हैं ये सारा पॉज करके आपको लिखते जाना है, साथ में क्या करना है, इसको नोट भी करना है पॉज करके, वीडियो को रोक के आपको ये लिखते जाना है। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, अगर ये 1 आया तो q इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, √1। तो q इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, +-1 कूलम, सिंपली, ठीक है ना, क्या आ गई, +-1 कूलम। और आप ऐसे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, और q इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू 1 कूलम। फिर से ध्यान दें, आपको यूनिट चार्ज डिफाइन करना था, इकाई आवेश परिभाषित करना था। तो हमने क्या लिखा, फोर्स का फॉर्मूला जो होता है एयर और वैक्यूम में, वायु या निर्वात में जो फोर्स होता है वो होता है 1/4πε0 q1 q2/r²। तो 1/4πε0 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होती है, 9 × 10⁹ फिर q1 q2/r², ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अब मुझे यूनिट चार्ज डिफाइन करना है, तो मैंने ऐसे कंसीडर किया कि if q1 is equal to q2 equal to q, मैंने ऐसा माना कि q1 का जो मान है वो q2 के बराबर है और वो q है। अब आपको एक बनाना है इसको, तो ये f की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 × 10⁹ न्यूटन, और r कितना होना चाहिए, 1 मीटर। मैंने ये वैल्यू पुट करी, f इज व्हाट, 9 × 10⁹, ये कितना हो जाएगा, ये तो है ही 9 × 10⁹। q1 × q2 को q × q अपन 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 1 आ गई, तो q इज इक्वल टू व्हाट, 1 कूलम। अब देखो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, पहले इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखेंगे डेफिनेशन। व्हेनेवर टू चार्जेस आर सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, placed at 1 meter apart in air or vacuum and they repel each other, क्योंकि सेम नेचर और सेम मैग्नीट्यूड अपन ने ऐसे कंसीडर किया था, इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन नहीं लेंगे, नहीं तो अपोजिट नेचर हो जाएगा, है ना। तो क्या बताया, when two charges of same nature and same magnitude placed at 1 meter apart and they repel each other, सेम है ना तो रिपल्सन होगा, तो they repel each other with the force of 9 × 10⁹ न्यूटन, then the value of charge is 1 कूलम, then the value of each charge is 1 कूलम। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि डिफाइन स्टैंडर्ड कूलम, और जब भी स्टैंडर्ड कूलम की बात करें तो आपको ऐसे ही डिफाइन करना है। अगर अपन हिंदी में बात करते हैं इसको, तो क्या कहेंगे, जब दो आवेश परिमाण एवं प्रकृति में समान, दो आवेश परिमाण एवं प्रकृति में समान, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों एवं वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, क्या करें, प्रतिकर्षित करें, तब प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलम कहलाता है। प्रत्येक आवेश का मान क्या कहलाता है, 1 कूलम कहलाता है, तब प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलम कहलाता है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड कूलम की परिभाषा हो गई, बात समझ में आई। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने इसमें एक टर्म और पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, ठीक है, क्या पढ़ा था, परावैद्युतांक। तो अब हमको किसकी बात करनी है, इसमें परावैद्युतांक की बात करनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करनी है। अच्छा जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखते हैं क्या होता है, परावैद्युतांक देखते हैं क्या होता है, ठीक है, परावैद्युतांक को अपन देखते हैं क्या होता है, परावैद्युतांक किसे कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक की परिभाषा हमको लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या आपने एक तो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, मीडियम में 1/4πε0 into q1 q2/r², ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने थोड़ी देर पहले। माध्यम में, वायु या निर्वात में, एयर और वैक्यूम में हमने ये फॉर्मूला क्या पढ़ा, 1/, तो क्या मीडियम में क्या पढ़ा हमने फॉर्मूला, किसी माध्यम में क्या पढ़ा सूत्र,
फॉर्मूला क्या होता है मीडियम में फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और एयर में क्या पड़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं कंसीडर करूं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये कंसीडर करूं कि ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, दूसरे का पहले में डिवाइड लगाया तो आया फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, वायु में बल बटे माध्यम में बल। एयर में फोर्स क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, अपॉन मीडियम में फोर्स क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको मैंने इससे कैंसिल आउट कर दिया तो आपका क्या वैल्यू बची, फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, इसको आपने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पर ये ऊपर गया तो ये क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन 1। हमने इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है परावैद्युतांक जो है यहां से इसका फॉर्मूला आया Fa अपॉन Fm इक्वल टू एप्सिलॉन r। तो हम क्या लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, whenever two charges are placed in air or vacuum at certain distance apart, then force between them and the same charges are placed at same distance apart in medium। फिर से सुने, dielectric constant is numerically equal to the ratio of force when two charges are placed at certain distance apart in air or vacuum and the same charges are placed at same distance apart in medium। ठीक है, क्या बताया कि whenever two charges are placed at air or vacuum at certain distance apart, then force act between them and the same charges are placed at same distance apart in medium। क्या कहा, जब दो आवेशों को एक निश्चित दूरी पर वायु में रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल तथा समान आवेशों को समान दूरी पर किसी माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो परावैद्युतांक आंकिक रूप से दो बलों के अनुपात के बराबर है जो वायु या माध्यम में कार्य करते हैं। ठीक है, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर अपन यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें तो न्यूटन अपॉन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। डायमेंशन की बात करें तो mlt - 2 अपॉन mlt - 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या बताया, परावैद्युतांक एक इकाईहीन एवं विमाहीन राशि है। क्या बताया, परावैद्युतांक एक इकाईहीन एवं विमाहीन राशि है। अब देखो, इसके बाद अपन बात करते हैं सम फैक्टर्स रिगार्डिंग कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ बिंदु पढ़ने अपन को, सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु या सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलॉम्स लॉ। क्या होते हैं ये पॉइंट्स, कूलॉम्स लॉ के रिगार्डिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इनकी हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको डेफिनेशन में कहा कूलॉम्स लॉ इज ट्रू फॉर स्टैटिक चार्जेस। कूलॉम का नियम कैसे आवेशों के लिए सत्य है, स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। इट इज ट्रू ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस, स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। तो फर्स्ट पॉइंट यही बनता है आपका, पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलॉम्स लॉ। अपन क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम से संबंधित बिंदु। तो पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम से संबंधित बिंदु। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, कूलॉम्स लॉ इज ओनली ट्रू फॉर स्टैटिक चार्जेस और स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है, कैसे चार्ज के लिए ट्रू है, स्टैटिक चार्जेस और स्टेशनरी चार्जेस। कहने का मतलब है कि कूलॉम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। किसके लिए सत्य है, स्थिर आवेशों के लिए। सेकंड है, कूलॉम्स लॉ इज ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस। कैसे चार्जेस के लिए ट्रू है,
पॉइंट चार्जेस के लिए ट्रू है, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कैसे आवेशों के लिए सत्य है? बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, पॉइंट चार्जेस के लिए ट्रू है। फिर हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड, कूलम्ब्स लॉ इज ए ट्रू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स। क्या? कूलम्ब्स लॉ इज ए ट्रू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है, दैट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस रिमेन्स अनअफेक्टेड by presence of third charge in between them। क्या कहा? कूलम्ब का जो लॉ है, ये Q1 चार्ज हो गया और ये Q2 चार्ज हो गया। कूलम्ब का जो लॉ है वो क्या होता है? टू बॉडी इंटरेक्शन है, दो आवेशों के मध्य अंतःक्रिया कार्य करती है, ठीक है, अंतःक्रिया है, ठीक है। मतलब इनके बीच में अगर मैं कोई थर्ड चार्ज रख दूं तो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगता है वो अनअफेक्टेड रहेगा। कैसा रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कूलम्ब का नियम दो आवेशों की अंतःक्रिया पर कार्य करता है एवं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल इनके बीच में कोई तीसरा आवेश रखने पर अप्रभावित रहता है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ इज ए ट्रू बॉडी इंटरेक्शन, दैट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस remains unaffected by presence of third charge in between them। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F की जो फॉर्मूला लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये थर्ड चार्ज रखने पे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, ये सेपरेशन पे कोई चेंज नहीं होगा, तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा। हाँ, बस ये जरूर है कि जो आपने थर्ड चार्ज रखा है वो फोर्स लगाएगा, किस किस पे लगाएगा? इस पर भी फोर्स लगाएगा और इस पर भी फोर्स लगाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया आपको कि कूलम्ब्स लॉ इज ट्रू फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस अप टू 10 की पावर 15 मीटर एंड फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस अप टू 10 टू द पावर -14 मीटर। कूलम्ब का जो नियम है वो बहुत अधिक दूरी के लिए भी सत्य है और बहुत कम दूरी के लिए भी सत्य है। क्या बताया? कूलम्ब्स लॉ इज ट्रू फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस और वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, जो दूरी है, वो 10 की पावर -15 ऑर्डर से कम कर दें या इससे कम कर दें, -14 से कम कर दें, तो कूलम्ब लॉ जो है वो कम डोमिनेंट हो जाएगा, कम प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि -15 मीटर पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लग जाएंगे चार्जेस में। कौन सा? न्यूक्लियस फोर्स एक्ट करने लग जाएंगे। इस कारण से कूलम्ब्स लॉ कम डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बताया आपको कि इन कूलम्ब्स लॉ ईच चार्ज एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन अपोजिट चार्ज। कूलम्ब के नियम में क्या होगा? प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश पर परिमाण में समान बल आरोपित करता है। तो मैं कहूं कि Q1 के द्वारा Q2 पर कितना फोर्स लगाया गया, तो आप कहेंगे F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस R है। और फिर मैंने कहा कि Q2 ने Q1 पर क्या लगाया, तो उसने भी सेम फोर्स लगाया, लेकिन मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं, मैग्नीट्यूड में, परिमाण में कैसा बल लगाया? समान लगाया। तो मैं कहूंगा इनके फोर्स का रेशियो कैसा आएगा? फोर्स का रेशियो आएगा 1:1। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इतना पढ़ के आना, अपन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।